नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी को हुई भगदड़ में 18 लोगों की मौत और कई लोग घायल हो गए हैं। रेलवे ने इस घटना की जांच के लिए एक 2 सदस्यीय समिति की गठन किया है। यह घटना शनिवार रात 10 बजे हुई, जब लाखों श्रद्धालु महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज जा रहे थे, जिससे स्टेशन पर अत्यधिक भीड़ हो गई। रेलवे बोर्ड के सूचना और प्रचार कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है और यात्रियों को विशेष ट्रेनों से भेजा गया है। ट्रेन संचालन सामान्य है। भारतीय रेलवे ने मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 1.5 लाख रुपए और हल्के घायलों को 1 लाख रुपए का मुआवजा घोषित किया है। रेलवे स्टेशन पर आज शाम यात्रियों की संख्या आम दिनों से काफ़ी अधिक रही और उसी के मद्देनज़र रेलवे ने नियमित गाड़ियों के अलावा 4 विशेष गाड़ियों का परिचालन किया। कुछ समय के लिए वहां पर यात्रियों की संख्या काफ़ी अधिक हो गई थी और जिसके चलते वहां पर भीड़ अधिक हो गई और कुछ लोगों के बेहोश होने की सूचना हमें प्राप्त हुई है। रेल सुरक्षा बल और राज्य के रेल पुलिस के लोगों ने जो लोग बेहोश हुए उनको स्थानीय अस्पताल ले गए हैं और बाकी अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। कुछ देर के लिए हम लोगों ने एंट्री भी रोकी थी स्टेशन पर और यात्रियों से अनुरोध किया था कि कृपया सर्कुलेटिंग एरिया में रहें, ताकि जब गाड़ियों का प्रबंध जैसे जैसे होगा वैसे वह अपने गंतव्य स्थान की ओर जा सके। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन श्री सतीश कुमार और आरपीएफ के डीजी घटनास्थल पर पहुंचे हैं और वहां मामले की तहकीकात कर रहे हैं। इसके अलावा रेलवे की ओर से 2 सदस्यीय हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी का गठन किया गया है, जो नई दिल्ली के इस इंसिडेंस की गहनता से जांच करेगी कि ऐसा क्यों हुआ और किन लोगों की इससे हुआ। शाम में हमें सूचना प्राप्त हुई, आज सैटरडे का दिन है और कल संडे है, छुट्टी का दिन है, तो प्रयागराज जाने वालों यात्रियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि देखी गई स्टेशन पर और उसी के मद्देनज़र हम लोगों ने स्पेशल गाड़ियों जो कि अतिरिक्त संख्या में थी, जो अनाउंस्ड के अलावा थी, उनको चलाने का फैसला किया। और उसी क्रम में चूँकि शाम में कई महत्वपूर्ण गाड़ियाँ प्रयागराज क्षेत्र के लिए जाती है और उस ओर के लिए जाती है, तो उसी समय ये ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ पर आए और जितना आए मतलब उन नियमित गाड़ियों में जितने लोग जा सकते थे उससे ज़्यादा संख्या में यात्री आए। हम लोगों ने तत्काल स्पेशल ट्रेनों का प्रबंध किया। बावजूद इसके कुछ लोगों के वहां पर बेहोश होने की सूचना हमें प्राप्त हुई है। अब इस और भी एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रेन्स की व्यवस्था की गई है, वो कितने बजे चलेंगी? बिल्कुल, हम लगातार स्पेशल गाड़ियों का परिचालन कर रहे हैं प्रयागराज के लिए और नई दिल्ली स्टेशन से भी स्पेशल गाड़ियों का प्रबंध किया गया है। जो हमारे अधिकारी हैं और जो बाकी लोग हैं वह उन गाड़ियों पर लोगों को भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं। अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर किसी प्रकार की भीड़ नहीं है। जिनको भी जाना था उन सबको स्पेशल ट्रेनों से और नियमित गाड़ियों में बैठा करके उनके गंतव्य तक प्रस्थान कराया जा चुका है। सर, क्या कोई पहले इनपुट नहीं थी कि आज सैटरडे है, कल संडे है, तो प्रयागराज जाने वालों की यात्रियों की भीड़ की संख्या बढ़ सकती है या फिर जनरल टिकट्स की संख्या ज़्यादा आ सकती है, तो उसको लेकर के व्यवस्था की गई हो भीड़ को मॉनिटर करने के लिए या फिर स्पेशल ट्रेन की? नहीं, शाम में टिकट विंडो की निगरानी हम लोग करते हैं। उस समय ऐसा कोई ज़्यादा रश जो है वो टिकट विंडो पर नहीं था और उसी के आधार पर आकलन किया जाता है कि कितने लोग जाने के लिए हैं। तो जो लोग पहुँचे प्लेटफॉर्म पर उनकी संख्या जो है वो ज़्यादा थी। टिकट विंडो पर वैसी भीड़ नहीं देखी गई थी, इसीलिए जो स्पेशल ट्रेन्स हैं वो तत्काल प्रबंध नहीं किया गया। लेकिन बाद में जब हम लोगों ने देखा कि प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की संख्या ज़्यादा हो गई है तो फिर स्पेशल गाड़ियों का प्रबंध किया गया और उनको उनके गंतव्य तक भेजने की व्यवस्था की गई। अभी तक क्या इनपुट आ रहा है सर? अब सिचुएशन पूरी तरीके से नॉर्मलाइज है, अब गाड़ियों का परिचालन सामान्यतः शुरू हो चुका है वहाँ? नई दिल्ली स्टेशन पर सारी दिशाओं के लिए अब सामान्य रूप से गाड़ियों का परिचालन किया जा चुका है। स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल है। आरपीएफ, जीआरपी सभी सुरक्षा बल वहाँ पर मौजूद है और किसी प्रकार की कोई। जम्मू कश्मीर के अजमल मुगल गार्डन का प्रसिद्ध झरना अब सूख चुका है, जिससे स्थानीय निवासियों में चिंता बढ़ गई है। यह झरना न केवल कृषि और पीने के पानी का स्रोत था, बल्कि पर्यटकों को आकर्षित करने में भी महत्वपूर्ण था। कश्मीर घाटी में जारी सूखा इस बदलाव का मुख्य कारण है।
जो प्राकृतिक संतुलन और लोगों की आजीविका के लिए खतरे का कारण बन सकता है। देखिए, तारीख में पहली बार ऐसा देख रहे हैं हम। मतलब जब मैंने भी बुज़ुर्गों से सुना, उनसे भी मैंने बात की, तो वो भी कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा दिख रहा है कि अछाबल का जो चश्मा है पूरी तरह से सूख गया है। एक कतरा भी नहीं है पानी का, पानी इसमें एक कतरा भी नहीं है। मतलब ये हमारे गुनाह भी है, जिस तरह हमारे अमाल है। मैं जो अभी मैं देख रहा था क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही थी यहाँ पे, जो मैंने सुना, अभी जितना भी कुछ हमने पाया वहाँ शराब की बोतलें क्या क्या थी, जो हमारी पौध है, नौजवानों की पौध है, वो कहाँ जा रही है, क्या क्या एक्टिविटीज़ आज मैंने किया। मतलब जब से ये हालात हुए यहाँ पे, मैंने टीन की चादरें लाई, पूरी तरह से मैंने इसको सीज कर दिया, यहाँ पे सील कर दिया, और दूसरा पहले इसकी सफाई कर दी। और जो मैं बात करना चाहूँगा आपसे, हम वाटर बॉडीज़ को बचाने में नाकाम हुए हैं। मैं वैसे तो एक सोशल एक्टिविस्ट, मेरा काम है, बहुत काम करता हूँ मैं इस पे वाटर बॉडीज़ को बचाने के लिए, मगर अब मैं भी नाकाम होता जा रहा हूँ ये बचाने में, क्योंकि लोगों का सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है। जो भी घरों में कूड़ा करकट होता है वो सब इन्हीं नदी नालों में फेंकते हैं। ये भी रीज़न है। दूसरा मैं कहूँ कि क्लाइमेट चेंज, बारिश और बर्फबारी नहीं हो रही है। लगभग एक साल से बारिशें बिल्कुल ही कम हुई है। अगर 2 महीनों की बात करूँ मैं, तो 80% कमी रिकॉर्ड दर्ज की गई है। वो भी एक वजह हो सकती है। एक वजह ये है कि माइनिंग जो है ऊपर वो बारिश निकालते हैं, वो भी एक वजह होती है। और सबसे ज़्यादा तो एक्सपर्ट इसी बता सकते हैं। और मैं कहूँगा कि हमारे गुनाह है। हर तरफ हाहाकार मची हुई है, हर तरफ जितने भी 1 लाख के करीब जो अराउंड इसकी पॉपुलेशन है, जो इसी चश्मे पे मुनहसर है, मतलब वो भी आज इफेक्ट हुई है। उनका भी अब पुरसानी हाल नहीं है, हाहाकार मचाओ, तज़ब्ज़ुब के लोग शिकार है। मतलब उनके लिए अब पानी का इंतज़ाम नहीं है। मेरी रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश कि उनके लिए भी कुछ इंतज़ाम कीजिए, या टैंकरों का या कुछ और की इंतज़ाम करना होगा। लोगों तक मेरा यही पैगाम होगा कि आप लोगों को अब सबको मिल के इकट्ठे हमें इन वाटर बॉडीज को साफ रखने में अपना कलीदी रोल अदा करना पड़ेगा, तब जाके ये वाटर बॉडीज बच जाएंगी। थैंक यू सर। देखिए, एक चीज़ मैं कहता हूँ, कहीं ना कहीं हमारी भी इसमें कुछ गलती है, क्योंकि हमने नेचर को, अपने जो जितने भी स्प्रिंग है उनको साफ सुथरा में नहीं रखा है, जिसकी वजह से हम ये चीज़ें, इन चीज़ों का, मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है जी। क्योंकि अभी हमें भी एक जिम्मेदारी बनती है, ना कि गवर्नमेंट की, हमें भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने नेचर को, अपने नदी नालों को साफ़ सुथरा रखें। उन तक पैगाम यही है कि हमारी लापरवाही से हमने क्या खोया है अभी। आप ये सब हम सब के सामने ही है कि हमने नेचर को कितना गंदा रखा है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि यहाँ पे लोग आते रहते हैं, गलत करते रहते हैं, शराब बाकी चीज़ें, जिसका असर वो भी है। क्योंकि गलत करेंगे तो गलत ही अंजाम हमें उसका मिलेगा। हारूबल टीवी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं बिल्कुल मौजूद हूँ मुगल गार्डन अछाबल में। जी हाँ, मैं आपको बता दूँ, ये वो जगह है, यहाँ सयाह सैर तफरी के लिए आते हैं, यहाँ टूरिस्ट बैठने के लिए आते हैं। आपको ये भी बता दूँ, ये जो मुगल गार्डन अछाबल है ये पूरी दुनिया में मशहूर है, मगर बदकिस्मती का मुकाम ये है ना आज यहाँ पे लोग दिखाई दे रहे हैं और ना लोगों की खुशी नज़र आ रही है। मुगल गार्डन में जो वाटर स्प्रिंग है जहाँ से पानी निकलता है वो बिल्कुल सूखा हुआ है। यहाँ इस मुगल गार्डन में पानी का एक बूंद भी नज़र नहीं आ रहा है। तो इसी मुगल गार्डन के हवाले से मैं यहाँ लोकलों के साथ बात करने की कोशिश करूँगा। हारूबल टीवी के लिए शाह इम्तियाज़, मुगल गार्डन अछाबल, अनंतनाग, कश्मीर। 16 फरवरी को अमृतसर एयरपोर्ट पर एक विमान ने दूसरे बैच के निर्वासित भारतीयों को उतारा है। यह दूसरी उड़ान थी जिसमें 119 प्रवासी थे। उनके रिश्तेदारों का आरोप है कि एजेंट्स ने उन्हें धोखा दिया और बताया नहीं कि वे डंकी रास्ते से उन्हें अमेरिका और यूके भेज रहे थे। 5 फरवरी को भी अमेरिकी एयरफोर्स का एक विमान ऐसे नागरिकों को लेकर अमृतसर आया था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आश्वासन दिया है कि
निर्वासितों के साथ उचित व्यवहार किया जाएगा और सभी व्यवस्था की गई है। 2022 ही गया ही। 2022 में गए। हाँ जी। तो वहाँ से कुछ काम क्या मिला था, क्या कर रहे थे और क्या ऐसा हो गया जिसकी वजह से ऐसा जो है आप लोगों को पता चला कि इलीगल तरीके से उनको भेजा गया था? आपको पता था इलीगल तरीके से भेजा गया है? नहीं सर, इन्नी गल नहीं पता लगा सर। सर एजेंटों से किसी ने गल करके उतो गए मुड़ के। एजेंटों के थ्रू बात करके भेजा गया? हाँ जी। तो आप लोगों को लगा था कि लीगल तरीके से जा रहे हैं? हाँ जी। यानी एक तरह से आप लोगों को एजेंटों ने चीट किया है, आप लोगों को पैसे भी ले लिए और इलीगल तरीके से भेजा। हाँ जी। तो क्या मान रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ जी, कार्रवाई हो जाए, साफ मिलना चाहिए। मेरा पोतरा आ रहा बच्चा जी। आपका बेटा क्या नाम है? जसनूर सिंह। जसनूर सिंह। क्या उम्र होगी जसनूर सिंह? 19 साल। कब ये वो गए थे वहाँ पे? 9 जून 2024 घरों गया सी। गए थे और पहुँचे कब? पहुंचा थे मैक्सीको, पहुंचा ये 29 जनवरी ਨੂੰ 2025 ਤੇ 29 ਦੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ। 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ। ਕੇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ। तो आप लोगों को कैसे पता चला कि वो आ रहे हैं? ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਦਾ ਜਸਨੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। कौन से जगह से बिलोंग करते हैं यहाँ पे, कौन से गांव से हैं? मैं लोकल डिस्ट्रिक्ट अमृतसर जंडियाला ग्रुप पिंड नवाकोट। उनको भेजने में कितने पैसे खर्च करने पड़े थे? क्या आज तक जमीन बेचनी पड़ी थी या कुछ गिरवी रखना पड़ा था, ऐसा कुछ हुआ था? 2 ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਉਹ ਵੇਚੀਆਂ। ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਲਾਟ ਵੇਚਿਆ, ਪਰ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਘਟ ਗਿਆ, ਖਰਚੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਗਾਂ ਤੋਰਿਆ। टोटल कितना खर्च कर दिया? 55 लाख। क्या मांग करेंगे, क्योंकि जो एजेंट के थ्रू आप लोगों ने भेजा, आपको पता था कि ये लीगल तरीके से भेज रहे हैं या इलीगल? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੌਂਕੀ ਲਵਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਸੁਖੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਇਸ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਸਕਣ। जो एजेंट की वजह से इतना बड़ा आप लोगों को नुकसान सहना पड़ रहा है, आप लोगों को लगता है कि लीगल तरीके से भेज रहे हैं, लेकिन वो इलीगल तरीके से जाता है, आप लोगों को पता भी नहीं है इसका, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की मांग करते हैं आप? ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਯੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਆਪਾਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਗੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਨੇ। रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने पश्चिम बंगाल में वर्धमान में आरएसएस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में भाग लिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि लोग अक्सर पूछते हैं कि केवल हिंदू संगठनों पर ही क्यों ध्यान दिया जाता है, और उनका जवाब था कि देश का जिम्मेदार समाज हिंदू समाज है। हम हिंदुओं को एकजुट करना चाहते हैं क्योंकि भारत के उत्तराधिकारी हिंदू हैं। इस रैली में हजारों आरएसएस कार्यकर्ता बर्धमान में एकत्र हुए। आरएसएस ने 2026 के पश्चिम बंगाल चुनावों से पहले राज्य में अपनी उपस्थिति को 2 गुना करने, संगठन को मजबूत करने और शाखाओं की संख्या बढ़ाने का योजना बनाया है। तो संघ से जो परिचित नहीं है उनके मन में प्रश्न आता है। वैसे आज का दिन कोई पर्व त्योहार नहीं है। संघ के भी जो उत्सव होते हैं वैसा उत्सव नहीं है। ऐसा भी दिन नहीं है कि इतनी कड़ी धूप में हम घंटा भर यहां बैठे रहे। फिर भी पूरे मध्यबंग प्रांत से, सभी विभागों से, सभी जिलों से, सभी खंडों से
संघ के स्वयंसेवक अपने खर्चे से, अपना गणवेश अपने खर्चे से करते हुए यहां पर उपस्थित है। कई प्रकार की बाधाएं आई होंगी, उन बाधाओं को दूर करते हुए सब लोग उपस्थित हैं। यह आग्रह क्यों है? संघ क्या करना चाहता है? तो एक वाक्य में इस प्रश्न का उत्तर देना हो तो संघ संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करना चाहता है। हिंदू समाज का संगठन क्यों? क्योंकि इस देश का उत्तरदायी समाज हिंदू समाज है। अमृत वचन पहले पढ़ा गया, वो आपने सुना। भारतवर्ष एक भूगोल नहीं है केवल। भूगोल तो छोटा बड़ा होते रहता है, परंतु भारत तब कहा जाता है जब उसका एक स्वभाव होता है। भारत का एक स्वभाव है। उस स्वभाव के साथ हम नहीं रह सकते, ऐसा जिनको लगा उन्होंने अपना अलग देश बना लिया। तो स्वाभाविक यह है कि जो नहीं बिछड़े उन सबको भारत नाम का स्वभाव चाहिए। और वो भारत नाम का स्वभाव आज का नहीं है। 15 अगस्त 1947 के बाद ऐसा नहीं है। वो उससे भी प्राचीन है। बहुत प्राचीन है। जब दुनिया के इतिहास ने आंखें खोली तो उसने इस भूभाग पर, जिसको भूगोल में इंडो ईरानियन प्लेट कहते हैं, इस भूभाग पर रहने वाले सबका यही स्वभाव पाया। वो स्वभाव क्या है? विश्व की विविधता को स्वीकार करके हिंदू चलता है। सभी की अपनी अपनी विशिष्टताएं होती है। हिंदू जानता है कि ये विशिष्टताएं जिस एक सत्य का आविष्कार है वो सत्य एक ही है। सृष्टि के चराचर जगत में, जड़ चेतन सब में वही एक है जो नहीं बदलता, जो पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, वो शाश्वत है। बाकी सब बदलते रहता है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात हुए भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। एक आईएएफ सार्जेंट ने बताया कि भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश विफल रही। यह घटना महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण हुई। प्लेटफॉर्म पर बदलाव की घोषणा और ट्रेन की देरी ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। डीसीपी रेलवे के अनुसार घटना प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर प्रयागराज एक्सप्रेस के आसपास हुई थी। मैंने सन 81 से रेलवे में भर्ती हूँ, यहाँ पर कुली का काम कर रहा हूँ। मैंने ऐसी भीड़ कभी ज़िंदगी में नहीं देखी। तो ये अनसा हुआ, प्रयागराज स्पेशल भेज रहे थे ये लोग, उसको 12 नंबर से चेंज 16 नंबर कर दिया। तो 12 नंबर की पब्लिक 16 पे आई और बाहर की पब्लिक जब 16 पे जाने लगी तो एकदम बच गई पब्लिक। एस्केलेटर और जीने पे पब्लिक गिर गई। कुली भाइयों को ठीक पड़ा, कुली भाई दौड़ के आए। पूरे कुली भाइयों ने रास्ता ब्लॉक किया, ब्लॉक करके पब्लिक को रोक के और लाश निकाली। हमने खुद ने एम्बुलेंस में लोड की। अच्छा, आपने लाशें खुद निकाली हैं? खुद निकाली है साहब। कितनी लाशें निकाली आपने? 15 हमने लोड किए और आगे पता नहीं है। 15 हमने लोड किए। तो किस तरह का मंजर था कि आपने जो देखा होगा? अरे साहब, खाई जूता पड़ा, खाई कपड़ा पड़ा, पब्लिक भच गई, एकदम दब गई नीचे।
अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।